प्रिया के पापा का ट्रांसफर एक नए शहर में हो गया था। प्रिया 7th क्लास की स्टूडेंट थी। उसका स्कूल स्टार्ट हो चुका था। प्रिया की मम्मी वर्षा उसके लिए कोई अच्छा ट्यूशन ढूंढ रही थी। नमस्ते बहन जी, लगता है कॉलोनी में नए आए हो। जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है तो इसलिए हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना, आखिर एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। आपकी नजर में कोई अच्छी ट्यूशन क्लास हो तो बताना, मुझे प्रिया को ट्यूशन भेजना है। अच्छा, वैसे मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए, पर हाँ अभी कुछ समय पहले ही पीछे गली में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आए हैं। मैंने कुछ लड़कियों को वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते देखा था। आप एक बार पता कर लेना, पीछे गली में ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, मैं आज ही पता करती हूँ। पड़ोसन के कहे अनुसार वर्षा प्रिया के साथ ट्यूशन पता करने के लिए जाती है। वर्षा देखती है कि सेंटर के अंदर कुछ लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही थी। जी नमस्ते, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरी बेटी प्रिया। मुझे इसके लिए ट्यूशन पता करना था। ओह अच्छा जी, आइए आइए। सतीश नाम है मेरा, मैं ही ट्यूशन टीचर हूँ। मेरा ही कोचिंग सेंटर है ये। ओके, पर यहाँ गर्ल्स ही पढ़ती हैं सर या बॉयज भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बॉयज का बैच अलग होता है और गर्ल्स का बैच अलग होता है। अभी इस समय मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा हूँ, बॉयज का बैच इनसे पहले ले चुका हूँ। ओके, तो ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे पेमेंट क्या करनी होगी। मैं कल से ही प्रिया को आपके पास ट्यूशन के लिए भेज देती हूँ। और फिर सतीश से बात करके वर्षा चली जाती है। अगले दिन से प्रिया सतीश के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगी। ट्यूशन में प्रिया की कुछ सहेलियां बन गई थी, जिनमें से एक का नाम था वैशाली और एक अंजलि। प्रिया को ट्यूशन पढ़ते हुए 2-3 दिन हो चुके थे। एक शाम जब प्रिया ट्यूशन से घर जाने लगी तभी सतीश ने उसे रोक दिया। प्रिया अभी थोड़ी देर बाद जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके सर। वैशाली, अंजलि, तुम दोनों घर चले जाओ, सर ने मुझे किसी काम के लिए रोका है। प्रिया, हमें भी सर ने रुकने के लिए बोला है, हम तीनों बाद में जाएंगे। ओके, पर तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? सर कोई मारने थोड़ी वाले हैं। वैशाली जाओ, दरवाजा बंद कर दो। सब बच्चे जा चुके हैं ना? जी सर। चलो फिर शुरू हो जाओ। अंजलि और वैशाली सतीश के पास जाती हैं। सतीश दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उनके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। ये सब देखकर प्रिया घबरा जाती है। प्रिया तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ मेरे पास। मुझे नहीं आना, आप गंदे हो। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी मम्मी को जाकर सब कुछ सच सच बताती हूँ। तभी सतीश प्रिया को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अगर जरा से भी आवाज बाहर गई तो यहीं गर्दन दबाकर मार दूंगा। और हाँ, अपनी मम्मी को तुम कुछ नहीं बता सकती। मैं पहले ही तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे लिए शिकायत कर चुका हूँ कि तुम ये ट्यूशन छोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। प्रिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब तो रोजाना ही सब बच्चों के जाने के बाद सतीश अंजलि, वैशाली और प्रिया को पकड़ लेता था और उनके साथ बदमाशी करता था। प्रिया का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी मम्मी को ट्यूशन ना जाने के लिए कहती थी। प्रिया को ट्यूशन गए 3 दिन हो चुके थे। क्या बात है प्रिया, अभी तक ट्यूशन नहीं गई? मम्मी, आज मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज मुझे सोने दो। सतीश सर, आप आइए। प्रिया देखो, तुम्हारे ट्यूशन टीचर आए हैं। सतीश को अपने घर पर देखकर प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है। वो घबराई हुई बाहर आती है। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है प्रिया, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ने आ रही हो? वैसे मैं तो तुम्हारी ये फोटोज दिखाने आया था। ये देखो, सोचा तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूं। कहो दिखा दूं क्या? चलो एक काम करता हूँ, ये सारी फोटोज मैं अपलोड कर देता हूँ, तुम्हारी मम्मी अपने आप देख लेंगी। प्रिया देखती है सतीश ने गलत हालत में उसकी काफी फोटो खींची थी, जिनमें सिर्फ प्रिया ही नजर आ रही थी, सतीश का चेहरा नहीं था। सर मैं ट्यूशन आ जाऊंगी, आप ये फोटोज प्लीज अपलोड मत करना, प्लीज। सतीश प्रिया को धमकाकर चला जाता है। प्रिया अंजलि और वैशाली से बात करती है। अंजलि, वैशाली, हमें किसी भी तरह इस बदमाश ट्यूशन टीचर के बारे में सबको बताना होगा, वरना हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम दोनों मेरा साथ दो। हम क्या कर सकते हैं प्रिया, तुम तो जानती ही हो सतीश सर हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। उनके पास हमारी फोटोज और वीडियोस भी हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते प्रिया। अंजलि, प्रिया ठीक कह रही है। कब तक हम सतीश से डरते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो सतीश सर।
ना जाने कब तक हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे। इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर हमें इस सच्चाई को प्रूव करने के लिए ये कदम उठाना होगा। प्रिया की बात सुनकर अंजलि और वैशाली में भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सबके जाने के बाद जब सतीश उन तीनों को रोकता है, सतीश अश्लील हरकत कर ही रहा था कि तभी बाहर से प्रिया की मम्मी वर्षा की आवाज आती है। प्रिया, प्रिया, सतीश सर ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी इस समय यहाँ क्या कर रही है? तुम तीनों अंदर जाओ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। सतीश दरवाजा खोलता है। अरे वर्षा जी, आप और इस समय? बताइए। मेरी बच्ची प्रिया कहाँ है? वो तो ट्यूशन पढ़ रही है ना? नहीं तो, उनका तो बैच आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैं तो बस ट्यूशन सेंटर बंद करके जाने ही वाला था। तभी अंदर से प्रिया, अंजलि और वैशाली रोती हुई बाहर भाग आती है। अच्छा मम्मी, आप आ गए। हम आपको सतीश सर की यही असलियत दिखाना चाहते थे। ये हमारे साथ बहुत गलत करते हैं मम्मी। इतनी देर में अंजलि और वैशाली की मम्मी भी वहां आ जाती हैं। ये क्या कह रही हो तुम लोग? ये झूठ बोल रही है मैम। मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था, इसलिए दरवाजा बंद था। वर्षा सतीश को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है। अरे हमारे मोहल्ले में रहकर ये बदमाश आदमी है, हमारे घर की बेटियों के साथ ऐसी हरकत करता है। इसे तो मार मार कर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम तीनों लड़कियों को तो मैं देख लूंगा। मम्मी, हमने आपको जानबूझकर ये कहकर यहाँ बुलाया कि सर आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं, ताकि सतीश सर को हम पर कोई शक ना हो और इनकी सच्चाई आप अपनी आंखों से देख सको। मम्मी, आज प्रिया की वजह से ही हम ये सच्चाई आपके सामने ला सके। तभी प्रिया, वैशाली और अंजलि के पापा भी वहां जाते हैं। मम्मी पापा, बहुत समय से सतीश सर हमें तंग कर रहे हैं। अंजलि और मैं कभी भी ये सच्चाई सामने नहीं ला पाते। अगर प्रिया हमारे साथ ना होती, हम तो डर कर कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं करते थे। अंजलि, वैशाली और प्रिया की मम्मी अपनी बच्चियों को गले लगा लेती हैं। हमारी बच्चियां कितना डर गई हैं। सुनिए, आप अभी पुलिस को फोन कीजिए। तुम चिंता मत करो वर्षा, पुलिस थोड़ी ही देर में आ रही है और इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग मिलकर सतीश को पीटने लगते हैं। इतनी देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। क्यों रे, छोटी बच्चियों को डरा धमका के उनके साथ बदमाशी करता है? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। चल। पुलिस सतीश को पकड़कर ले जाती है और उसका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज प्रिया की हिम्मत के कारण एक बदमाश ट्यूशन टीचर को सजा मिली थी। अन्याय के खिलाफ लड़ना हर मनुष्य का फर्ज है और अन्याय को सहना सबसे बड़ा जुर्म है। बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं जा रहा है तो वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इस बात की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए और बच्चे के आसपास के माहौल में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी हर माता पिता को अपने बच्चे से पूछते रहना चाहिए, ताकि बच्चे किसी के डर से अपने साथ होने वाले अन्याय को मन में न दबाएं, बल्कि खुलकर अन्याय का सामना करें और अपने पेरेंट्स से बिना किसी डर के अपनी हर बात को शेयर कर सके। सतीश दरवाजा खोलता है। शिक्षा ऐसा धन है जिसे कभी कोई आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे दान जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है 6 साल के गरीब सुंदर की। बाबा, मैं तैयार हो गया, चलो चलें। रुक बेटा, मैं नहा तो लूं, बस अभी आया मैं। सुंदर, ले, जब तक बाबा नहा कर आ रहे हैं तू ये रोटी खा ले। ले, आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। अच्छा लाओ माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौटकर मुझे पढ़ाई करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि तू उनके साथ फल सब्जी बेचने चले? पर माँ, ठेला बहुत भारी हो जाता है, बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचते बेचते भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, वो भी बाबा से पहले। अच्छा, तो चल फिर मैं भी देखता हूँ कि तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता कि 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कुल कितने रुपए लेगा तू? आसान है बाबा, 25 रुपए है ना? अरे वाह। अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो कितने पैसे लेगा? केले हैं 60 रुपए दर्जन, इसका मतलब 30 और 25 पूरे 55 रुपए लूंगा बाबा, वो भी गिन के। 6 साल की उम्र में सुंदर का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। किशनदास उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि रामकली अभी तक हिसाब ही जोड़ रही थी। किशनदास जानता था कि सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने लायक पैसे ही कमा पाता था। फिर उसी शाम, बहुत भूख लगी है यार,
चलना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी। इतनी जल्दी कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे यार। रोहन और विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो अमूमन चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आते थे। उन्हें देखकर किशनदास को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा सुंदर भी एक दिन उनके जैसा ही बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विनोद ने किशनदास का कंधा हिलाकर उससे कहा, अरे भैया कहाँ खोए हो, केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, ये लीजिए। बाबूजी आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो पूछो। बाबूजी मेरा बेटा सुंदर, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा तो कुछ मदद चाहिए? नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं अपने सुंदर को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और उनकी फीस सरकार भरती है। विनोद और रोहन की बात सुनकर किशनदास में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी सुंदर का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत सुंदर का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और सुंदर बहुत ही खुश था। बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। बाबा देखना, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में सुंदर को सीट मिली थी वहां शहर के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से एक था विकी, जो नामी सेठ सूरजमल का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर विकी हर वक्त बस अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता था और अब सुंदर उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ फटीचर देख ले, आंखें फाड़ के देख ले, क्योंकि इससे पहले ना तो तूने कभी ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं है, सुंदर है। सुंदर इसका नाम तो देखो सुंदर नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए विकी की बात सुनकर सारे बच्चे सुंदर पर हंसने लगे और सुंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सुंदर जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव 3 न्यू स्टूडेंट्स विथ अस, प्लीज वेलकम देम। बेटा अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम सुंदर है। लो, ये बंदर मिस को मास्टरनी बता रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। सुंदर, बेटा मुझे मिस या फिर मैम कहो, ओके? ओके मिस, आई विल। वेरी गुड। तो ऐसा रहा सुंदर के स्कूल का पहला दिन। फिर घर आने के बाद, सुंदर कैसा है तेरा स्कूल? माँ बाबा बस पूछो मत, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ, इतने सारे झूले और बहुत अच्छी मास्टरनी, मेरा मतलब है कि मिस। और तूने पढ़ाई की या फिर बस स्कूल ही निहारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ, आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने नाचना सिखाया, फिर हम लोग स्कूल के मैदान में खेले भी। सुंदर क्लास में हुई घटना को छुपा गया। किशनदास की आंखों में सुंदर के सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए सुंदर भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी विकी स्कूल में हर वक्त उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन सुंदर उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एग्जाम्स आ गए। सुंदर दिन रात बस पढ़ाई में ही जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ विकी को स्कूल के अलावा उसके घर पर उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर भी आते थे। इसके बावजूद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई सुंदर की तारीफ करने लगा। ये देखकर विक्की सुंदर से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। सुंदर और विक्की दोनों ने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी थी और अब उनकी पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ मैं राम के घर जा रहा हूँ, उसके घर में कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हैं, तो वहीं अपना रिजल्ट देख लूंगा। ठीक है बेटा, भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा। 10वीं की परीक्षाओं में सुंदर ने न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। सुंदर के लिए हर कोई खुश था सिवाय विक्की के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। सुंदर को लगातार मिल रही कामयाबी से विक्की के मन में सुंदर के साथ साथ सभी गरीबों को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर कुछ और साल बीते।
विकी और सुंदर दोनों ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था, तो विकी को देखकर सुंदर ने उससे कहा, ऑल द बेस्ट विकी। ऐसा है बेटा, तू ये सब नाटक मेरे साथ तो कर मत। आज तक तू छोटे मोटे एग्जाम में टॉप करके अपने आप को तोप समझ रहा था ना। अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। सुंदर ने फिर विकी को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में विकी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर इंटरव्यू हॉल में, वेल मिस्टर विकी, टेल मी, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूंगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके जिस स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वहां ये गरीब और चीप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। सरकार ने उन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोले तो हैं, तो उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा। ये जितने फालतू लोग अपने ठेले लेकर बेवजह रोड को घेरे खड़े रहते हैं, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, आई वॉन्ट टू से। यस सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। I want to say that I know how to manage manpower and deal with that bloody workers. So I think I am the best option for. Okay, you can leave now. विकी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि इंटरव्यू के दौरान उसके हर शब्द से सिर्फ उसका घमंड ही झलक रहा था। अगली बारी सुंदर की थी। इंटरव्यूअर ने उससे भी वही सवाल पूछा जो विक्की से पूछा था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीट्स बढ़ा सकूं। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इसी कोटे की वजह से आज एक गरीब का बेटा इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी तरह हर किसी को यह मौका मिलना चाहिए। ओके, और एक बात और बताइए, ये रोड पर ट्रैफिक जाम और ये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि सभी वेंडर्स के लिए किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी जमीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, पर हाँ, ये कोशिश जरूर करूंगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना न्यूनतम किराया लिया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित भी रहे। सुंदर और विक्की की सोच का यही अंतर आखिरकार उस कामयाबी की नींव बना जो इस इंटरव्यू के बाद सुंदर को मिली। विक्की एक बार फिर सुंदर से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विक्की के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई वजह नहीं थी। वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने तो लगा, लेकिन इसके बाद उसमें सुंदर का सामना कर पाने की हिम्मत बाकी नहीं थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।